हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने गति के समीकरण को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने गति के समीकरण और चैप्टर से रिलेटेड डेफिनीशंस और उसके टर्म्स को बताया था, और ग्राफ को भी मैंने बहुत सबको डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि आप मुझे प्रीवियस वीडियोस में सबको देख लीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट से एक बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि वो वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि जब वो वीडियोस पूरा देखते हैं तभी उन्हें उसका पूरा नॉलेज मिल पाएगा, टॉपिक का पूरा नॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि बिना वीडियोस पूरा देखे वो थोड़ा वीडियोस 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में। ऐसा ठीक नहीं है। ठीक है, कि जब वो पूरे वीडियोस को समझेंगे, सीखेंगे, तभी उन्हें पूरी नॉलेज मिल पाएगी। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जब उन्हें डाउट्स आएगा तब वो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वीडियो है आज का, तो हम बात कर रहे हैं गति के समीकरण की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो 2 समीकरण को तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था आपको। आज हम बात करते हैं तीसरे समीकरण की। ठीक है, तो ग्राफ को बता देता हूँ मैं आपको। तो ग्राफ है यहाँ पे वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा है मैंने। यहाँ पे ग्राफ है जिसमें वस्तु जो है, यानी स्टार्टिंग में उसका जो वेग है वो कहाँ पॉइंट पर है। वो स्टार्टिंग में वो ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और बाद में कुछ टाइम बाद वो बी पॉइंट पर है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम उसका पॉइंट कहाँ पर है, बी पॉइंट पर वो पहुंच गई है। ठीक है, तो इसी ग्राफ की मदद से हम यहाँ पे गति के तृतीय समीकरण को निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेग समय ग्राफ में ग्राफ का जो ढलान होता है वो उसके त्वरण को बताता है, जबकि वेग समय ग्राफ में ग्राफ का क्षेत्रफल उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन या दूरी को बताता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालनी होती है या दूरी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं, एरिया को निकालते हैं। तो कैसे हम एरिया को निकालेंगे, तो हम अभी मैंने इससे पिछले सेकंड इक्वेशन में क्या किया था, इसको अलग अलग पोर्शन लेकर क्षेत्रफल निकाला था। जैसे इसको फर्स्ट पोर्शन मान लिया, इसको हमने सेकंड पोर्शन मान लिया, दोनों का एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इसी डायग्राम को अगर हम इस तरफ से देखें, इस व्यू में देखें, तो अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम यानी समलंब बन रहा है। ठीक है, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गति के तीसरे समीकरण की उत्पत्ति है। तो तो वैसे हम कैसे निकालेंगे, ओ ए बी सी समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2। जैसे अगर हम ये हमारे पास डायग्राम था, तो हमने क्या किया, इस भुजा और इस भुजा की लंबाइयों का योगफल और गुणे इन दोनों बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। अब ओ ए की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी, यू थी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी, वी थी, और ये जो इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, टी, ये जो नीचे यहाँ पे समय दिया हुआ था। ठीक है, तो वही मैंने लिखा u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। अब जो गति का समीकरण होता है, तीसरा समीकरण, उसको अगर हम देखें तो उस समीकरण में कहीं पर भी टी नहीं आ रहा होता है, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि v a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। तो इससे अगर हम t की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, तब यहाँ से नीचे से अगर देखें तो 2 इंटू ए, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है,
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस है। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूले हैं। अब फिजिक्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉर्मूलेज भी यूज़ होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखकर दें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं नहीं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक मोटर कार विश्रामावस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। उस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी वेग में वृद्धि हो रही है, तो विश्रामावस्था से चलती है यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, और त्वरण कितना है उसमें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी u की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, और त्वरण कितना यानी a कितना हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 4 मिनट। अब हमें यहाँ पे यूनिट में ध्यान रखना है कि यूनिट हमेशा एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, यानी या तो वो मीटर में हो, मीटर किलोग्राम सेकंड, या फिर किस जो सब की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे समय जो है वो किस में है, मिनट में है, तो इसको हम तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 240 सेकंड। ठीक है, अंतिम वेग कितना है हमें फाइंड करना है, अंतिम वेग और दूरी फाइंड करनी है। तो हमारे पास u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है हमारे पास निकल के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसकी मदद से हम फॉर्मूला यानी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसमें दूरी भी निकालनी थी, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये पूरा टर्म u इंटू टी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हाफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 240, तो 240 इंटू 240 करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोई रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है। ठीक है, तो मंदन का मतलब क्या है, त्वरण जो है वो यानी किसी वस्तु का वेग जो है वो लगातार घट रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम मंदन को हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, यानी a की जो वैल्यू दे रखी है वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर आगे है 2 सेकंड में रुक जाती है, यानी टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो ब्रेक्स लगाने के कारण, ठीक है, अब अगर कोई वस्तु रुक जाती है तो मतलब पहले वो कुछ गति कर रही थी, यानी उसका प्रारंभिक वेग कुछ था, और कुछ टाइम बाद जब वो रुक जाती है तो अंतिम वेग कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास देखिए दूरी निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर देखें तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास u नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम दूरी नहीं निकाल सकते। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखें तब भी हमें u की वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें u की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले u की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो किस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर हम v की वैल्यू इसमें कितनी है 0 रख दें, u की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2 रख दें, तो आंसर कितना आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लगा दें या थर्ड इक्वेशन, कोई भी दोनों में से लगा देते हैं, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, या तो हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें,
या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें। ठीक है, मैंने इसको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से किया है। आप इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2a s से, ठीक है, इससे करने की कोशिश करिएगा, उससे आंसर निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति एक हम बात करें कि यदि कोई वस्तु लगातार अपने वेग को बदलता रहता है, यानी यदि किसी वस्तु का वेग लगातार बदलता रहे, यानी एक समान गति से चलता रहे और उसके पथ की जो दूरी है वो लगातार क्या हो, अंदर मतलब एक समान त्रिज्या में हो, एक समान त्रिज्या से एक समान पथ में अगर चल रहा है, तो ऐसी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब एक समान वृत्तीय गति ही ऐसी गति है जिसके वेग में तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे त्वरण कार्य करता है। क्या कह रहा हूँ मैं कि वेग में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, यानी एक समान वृत्तीय गति एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके में किसी वस्तु के वेग में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, और अभिकेंद्र त्वरण किस वजह से कार्य करता है, क्योंकि इस पर हर आगे पॉइंट पर वस्तु पर लगातार अंदर की ओर बल लग रहा होता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, और बल के कारण किसी वस्तु पर त्वरण कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो अब आगे ये हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, और इसमें आगे चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, जैसे बताया था कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, और इसको उसमें कन्वर्ट करके आप मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, यानी 6 इंटू आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो स्पीडोमीटर तथा ऑडोमीटर का उपयोग बताइए। तो स्पीडोमीटर हमारे पास क्या होता है, जो स्पीड को मेज़र करता है, और ऑडोमीटर क्या होता है, जो हमारे डिस्टेंस को मेज़र करता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को मेज़र करता है, और ऑडोमीटर क्या बताता है, जो कि डिस्टेंस को यानी दूरी को मेज़र करता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें क्या बताता है, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है वो उसके चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यह ग्राफ किस तरह की गति का सूचक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ इस तरह से है तो ये क्या बता रहा है कि उसके चाल या वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है, उसका जो वेग है वो एक समान है। ठीक है, यानी इसका जो वेग है वो कैसा वेग है, एक समान है। क्यों, क्योंकि इसमें ढाल में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, वो एक बताता है, इसमें इसका वेग कैसा है, 0 है, यानी ये विरामावस्था में है। ठीक, फिर है गति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो गति समय ग्राफ का ढाल क्या सिद्ध करता है, उसके वेग को त्वरण को सिद्ध करता है। फिर गति के दर में वृद्धि या कमी किस भौतिक इकाई द्वारा सिद्ध होती है। तो गति के दर में वृद्धि जो होती है वो त्वरण द्वारा सिद्ध होती है, और कमी जो है वो मंदन द्वारा सिद्ध होती है। ठीक है, तो आगे हम जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उसको मैंने अभी करवाए थे एग्जाम्पल्स, आपको उन्हीं से देख के कुछ रिलेटेड ये वर्क करने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।